हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आईबीपीएस 2025 का इंटरव्यू अराउंड द कॉर्नर और आपका रिवीजन कराने के लिए हम लाए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है एमएसएमई। आप सभी लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा कि एमएसएमई क्या है, पर क्योंकि बजट में कुछ चेंजेस अनाउंस हुए हैं इसकी डेफिनेशन को लेकर, इसलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो चेंजेस देखने से पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एमएसएमई इज नथिंग बट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बेसिकली स्मॉल स्केल और बजट वाले बिजनेसेस जिसमें स्टार्टअप्स भी इंक्लूड होते हैं। एमएसएमई कोई भी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ट्रेड सेक्टर में ऑपरेट कर सकते हैं। एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो चीजों पर होता है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज टर्नओवर। यही चेंजेस इस बार बजट में अनाउंस हुए हैं। पहले का लिमिट और रिवाइज लिमिट इस टेबल के अंदर आपको दिखेगा। जैसे माइक्रो एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट का करंट लिमिट 1 करोड़ था, मतलब कोई भी इंडस्ट्री अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करती है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में की डेफिनेशन के अंदर आती थी। पर अभी जो रिवाइज्ड है वो है कि उसको 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करना है एंड उसका टर्नओवर लगभग 10 करोड़ होना चाहिए। तो ये टेबल आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। करंट क्या लिमिट था और रिवाइज्ड क्या है एज पर बजट 2025। करंटली 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं इंडिया में, जिन्होंने 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। 45% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स के लिए एमएसएमई रिस्पॉन्सिबल है। इस बार बजट में ये अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर देंगे फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस इंक्लूडेड नहीं है। क्रेडिट गारंटी कवरेज का क्या मतलब होता है? बैंक जो लोन देता है एमएसएमई को, बाय चांस अगर वो नहीं चुका पाए तो गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एमएसएमई वो पैसा बैंक को वापस लौटाएगा। इसके अलावा एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड उन एमएसएमई के लिए जो कि उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। इसका 5 लाख लिमिट है, बेसिकली एक ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं एमएसएमई को। एक बात ध्यान रखिएगा, एमएसएमई जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आता है, मतलब बैंक्स को एमएसएमई को लोन देना ही पड़ेगा। और कितना? 7.5% ऑफ देयर ए एन बी सी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ये मतलब है कि हर सेक्टर, हर इंसान को पैसा मिलना चाहिए। आरबीआई ने 8 कैटेगरीज डिफाइन की हुई है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, जिसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सारी कैटेगरीज आती है। तो 40% जो बैंक लोन देता है वो पीएसएल में देना जरूरी है। और उस 40% में 18% एग्रीकल्चर का होता है, देन एमएसएमई का 7.5% एंड 10% वीकर सेक्शंस को देना पड़ता है। वीकर सेक्शंस में कौन आता है? शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, विमेन हो गई, या कोई पर्सन है जिसको डिसेबिलिटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ये सारे वीकर सेक्शंस के अंदर आते हैं। सेकेंड टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है ई 7.0। 7.0 का क्या मतलब है? ये सेवेंथ इटरेशन है, इससे पहले 6 और लॉन्च हो चुके हैं। ईज इज एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। ये एक रिफॉर्म प्रोग्राम है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए लॉन्च हुआ है। एंड किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज डीएफएस। इसका एम है सर्विसेज को इम्प्रूव करना जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। और कौन से एरियाज पे ये फोकस करता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिस्क मैनेजमेंट। इसका बेसिकली ये एम है कि बैंकिंग को हम ज्यादा एक्सेसिबल बनाए और एफिशिएंट बनाए फॉर जनरल पब्लिक। ये 5 थीम्स पे फोकस करता है। वो थीम्स आपके सामने लिखी हुई है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। थर्ड हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स के बारे में, जिसमें पहली स्कीम है पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम बस यही है कि फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, इंश्योरेंस, पेंशन सभी घर को मिले एक अफोर्डेबल मैनर में। पीएमजेडीवाई हर वो इंसान खोल सकता है जिसका और कोई अकाउंट नहीं है और इसके अंदर उनको मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता। इसके अलावा 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है अगर वो लोग 6 महीने तक अपना अकाउंट एक्टिवली यूज कर रहे हैं। और एक डेबिट कार्ड मिलता है रुपए का जिसमें 1 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है। हर वो इंसान जो 18 से 60 साल के बीच में है वो ये अकाउंट खोल सकता है, पर हाँ उनका और कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक फैसिलिटी है कि हर घर में हर इंसान का एक अकाउंट हो।
कोई मिनिमम बैलेंस नहीं उनको मेंटेन करना पड़ता इसमें। सेकंड स्कीम जो है वो है पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है, उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलता है। ये एक एनुअल स्कीम है, हर साल आपको ये रिन्यू करानी पड़ती है और इसका एनुअल प्रीमियम है 436 रुपीज। कोई भी लोग जो 18 से 50 साल के बीच में है वो ये स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसबीवाई। ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी, सेम डेट जिसपे पीएमजेजेबीवाई लॉन्च हुआ है। ये एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। वो पहले वाला था टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ये है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उनको एक प्रीमियम अमाउंट मिलेगा। इसका जो प्रीमियम है जो आपको पे करना पड़ता है वो है 20 रुपए एनुअली। कोई भी इंसान जो कि 18 से 70 ईयर्स के बीच में है वो ये स्कीम में एनरोल कर सकता है। लास्ट एफआई स्कीम जिस पर हम बात करेंगे वो है एपीवाई, विच इज अटल पेंशन योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी अलोंग विद पीएमजेजीबीवाई एंड पीएमएसबीवाई। ये एक पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम है। तो बेसिकली जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको एक पेंशन मिलेगी, विच कैन बी 1000 पर मंथ, 2000 per month, 3000 and so on up to 5000 per month, depending upon the premium that you are paying। तो 1000 के लिए आपका प्रीमियम डिफरेंट होगा एनुअली, 5000 के लिए आपका प्रीमियम डिफरेंट होगा। ये स्कीम सारे सिटीजन के लिए अवेलेबल है जो कि 18 से 40 इयर्स के बीच में है। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी इंसान अगर टैक्स पेयर है तो वो ये स्कीम में एनरोल नहीं कर सकता। अगर किसी ने 2021 में जो कि टैक्स पेयर था ये स्कीम में एनरोल किया है तो दैट पर्सन इज एलिजिबल। पर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स अगर आप टैक्स पेयर है तो आप ये स्कीम में एनरोल नहीं कर सकते। फोर्थ टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है एनपीए, विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक जो भी लोन या एडवांसेस किसी कस्टमर को देता है वो कस्टमर उसे रीपे करता है बेस्ड ऑन ईएमआई। एक मंथली इंस्टॉलमेंट होता है जो कि कस्टमर एवरी मंथ पे करता है फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स एंड लोन का पैसा चुकाता है। बट फॉर एनी रीजन अगर वो कस्टमर पैसा नहीं चुका पाया, उसने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, दूसरी नहीं भरी, तीसरी नहीं भरी, तो जब कोई भी कस्टमर 90 डेज तक पैसा नहीं चुका पा रहा फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसे हम एनपीए कहते हैं। एनपीए की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। सब स्टैंडर्ड एसेट वो एनपीए है जो कि 12 महीने से कम का एनपीए है। अगर कोई भी एनपीए 12 महीने से ज्यादा का हो जाता है तो उसे हम डाउटफुल एसेट कहते हैं। और लॉस एसेट कब होता है? जब बैंक को लगता है कि नहीं इससे तो पैसा आ ही नहीं सकता है, बट वो पैसा उन्होंने अभी राइट ऑफ नहीं किया है, बट फिर भी जो उन्हें लगता है कि नहीं इससे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है पैसा आने का, उसे वो लॉस एसेट कहते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं एनपीए को रिड्यूस करने के लिए। डीआरटीज जिनको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, बेसिकली कि कोई भी अगर एनपीए होता है तो वो उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। देन सिबिल इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, बेसिकली ये असेस करने के लिए कि जो बोरोअर है वो पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। और वो ये कैसे असेस करते हैं? बेस्ड ऑन देयर पेमेंट हिस्ट्री फॉर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसके बाद सरफेसी एक्ट लेकर आए थे 2002 में, जो कि बेसिकली अलाउ करता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो बोरोअर की प्रॉपर्टी ले सकते हैं इन केस बोरोअर पैसे नहीं दे पा रहा है। बेसिकली सरफेसी वर्क कैसे करता है? सबसे पहले तो बैंक एक नोटिस भेजती है बोरोअर को कि ये आपका ड्यू अमाउंट है और आपको 60 दिन का समय मिलेगा इसको रीपे करने के लिए। देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बोरोअर ऑब्जेक्ट कर सकता है बैंक के नोटिस को। थर्ड इज असेट पोजेशन। बेसिकली अगर बोरोअर पैसे नहीं दे पाया 60 दिनों में, तो फिर जो भी लेंडर है वो बोरोअर के एसेट का पोजेशन ले सकता है। उसके बाद वैल्यूएशन निकलती है कि उसके एसेट की कितनी वैल्यू बनेगी और एक नोटिस इशू करते हैं ऑक्शन के लिए। एंड इसके बाद वो ऑक्शन करके सेल करके बेसिकली पैसा रिकवर कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि बैंक खुद ही सेल करे। बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि एआरसीज होती है उनको भी हायर कर सकता है सेल करने के लिए, या फिर बैंक लीज पर भी चढ़ा सकता है।
इसमें कुछ नंबर्स है जो कि वर्थ नोटिंग है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से एनपीए काफी कम हुआ है। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो वो 3.32% हो गया है, जो कि पहले 4.97% था इन मार्च 15 और मार्च 18 में वो 14.58% था। इसके अलावा नेट एनपीए जो है वो 0.68 लाख करोड़ जो कि है 0.7% एज ऑन जून 24 फ्रॉम 7.97% विच वॉज इन मार्च 18। लास्ट हम बात करते हैं कासा की। एक सिंपल टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। कासा अकाउंट्स यूज होते हैं एवरीडे ट्रांजेक्शंस के लिए या फिर सेविंग्स के लिए। कुछ डिफरेंस होता है इन दोनों में। इससे पहला सेविंग्स अकाउंट किन के लिए ज्यादा सूटेबल है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज है, जो कि कुछ मंथली बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और करंट अकाउंट किन के लिए सूटेबल है, जिनको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करने होते हैं। अब डिफरेंस क्या है? सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, बहुत नॉमिनल सा पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पर करंट अकाउंट में आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है? बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो आप निकाल सकते हो, जितना पैसा आपके अकाउंट में नहीं है। तो इट्स बेसिकली अ लोन बट फ्रॉम योर अकाउंट। कासा इंपॉर्टेंट क्यों है? कासा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो लो कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड होता है बैंक्स के लिए। बैंक बेसिकली कासा ऑफर करते हैं कस्टमर को फॉर फ्री या फिर एक स्मॉल फीस के लिए। और कासा एक चीपर वे है बैंक के लिए टू रेज मनी, क्योंकि अगर आप टर्म डिपॉजिट देखेंगे या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट देखेंगे उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। कासा में बैंक बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट देता है सेविंग्स पर। करंट अकाउंट पर तो कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है, और वो ये पैसा रेज करके देन लोन पे चढ़ा देता है। तो दिस वॉज एन एंड टू पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ मुझे क्या टॉपिक्स और पढ़ने हैं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दो यार, एंड कीप वॉचिंग। अरे